the inert gas electron configuration and the other atom needs electrons to achieve the inert gas electron configuration. Achieve the inert gas electron configuration का मतलब है स्टेबिलिटी अचीव करना, ठीक है। मतलब लास्ट वाले शेल में कंप्लीट हो जाना, या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब आप ये देखिएगा कि इसमें है 10 वाला मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ऐसा क्यों कहा गया? मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल, क्योंकि मेटल ही है जो कैटायन बनाता है और नॉन मेटल ही है जो कि एनायन बनाता है। कैटायन मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एनायन मतलब जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसके बाद आप देखिएगा पेज नंबर 33 पर आ जाइए। पेज नंबर 33 पर है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब ये किस तरीके से बनेगा देखिएगा। ये मतलब सोडियम क्लोराइड अगर बनाते हुए दिखाना है हमको कि आयनिक बॉन्ड किस तरह से बन रहा है, तो वो कैसे दिखाएंगे आप? सोडियम क्लोराइड में एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। सोडियम क्लोराइड किस तरह से बनेगा? जैसे सोडियम है तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 8 1। और इसी तरह से जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2 8 और 7। तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट बना दिया, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया। तो जब इन दोनों का एडिशन हम करेंगे तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा इसके पास, ठीक है। तो सोडियम भी स्टेबल हो गया क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 था, उसने डोनेट कर दिया आसानी से। इसके आउटर मोस्ट में 7 थे, तो इसने सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये तो हुआ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फिर सेकंड देखिएगा इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। गुड आफ्टरनून। फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। 19 का मतलब है कि आप इसको 19 का मतलब आप किस तरह से करेंगे? करेंगे 2 8 8 और 1, 2 + 8 10, 10 + 8 10 + 8 18, 18 + 1 19। और क्लोरीन का फिर वही कि 17 होता है, तो 2 8 और 7 का मतलब इसको बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो मुझे जब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करना होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। तो कैसे करेंगे? ये पोटेशियम है, तो यहाँ पर लिखिएगा K। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो केवल 1 डॉट बना दीजिए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 डॉट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसने इसको डोनेट कर दिया, तो क्या बन गया? KCl, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन आयनिक बॉन्ड। उसके बाद देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। थर्ड है, फर्स्ट था सोडियम क्लोराइड, सेकंड पोटेशियम क्लोराइड और थर्ड है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसमें आप देखिएगा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 12। 12 का मतलब है 2 8 और 2। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का। क्लोरीन का फिर वही 17, तो 2 8 और 7 है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे बनाएंगे? 2 Cl आ जाएगा। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने 2 डॉट बना दिए, प्लस
क्लोरीन दो आएंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन को दे दिया, ठीक है, तो ये क्लोरीन सेटिस्फाई हो गया। अभी एक इलेक्ट्रॉन बचता है मैग्नीशियम के पास, तो एक क्लोरीन को और बुलाया 1 2 3 4 5 6 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे दिया, तो ये क्लोरीन भी सेटिस्फाई, ये क्लोरीन भी सेटिस्फाई, मैग्नीशियम भी सेटिस्फाई, क्योंकि इसने अपने आउटर मोस्ट दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। तो मैग्नीशियम कितनों के साथ कंबाइन कर रहा है? क्लोरीन के दो एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो क्या बन जाएगा MgCl2। फिर है कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। 20 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 8 8 2 2 8 8 2 2 + 8 10 10 + 8 18 18 + 2 20। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये डोनेट करेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर वही है 17 है, तो 17 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, तो आउटर मोस्ट में 7 है, तो ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि कैल्शियम के पास दो एक्स्ट्रा है, इसी तरह से है जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम के पास दो एक्स्ट्रा थे। तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो डॉट्स बना दो आउटर मोस्ट शेल में, बना दिया। प्लस क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, तो फिर दो क्लोरीन चाहिए होंगे मुझे, एक क्लोरीन नहीं दो, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एक तो इसने डोनेट कर दिया 1 2 3 4 5 6 और 7, एक इसने डोनेट कर दिया। ऐसे 2 CL आटम अलग बनाने के बजाय हम 2 CL रख सकते हैं? नहीं, दो अलग अलग ही दिखाएंगे फॉर्मेशन में। ठीक है, तो मुझे क्योंकि आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना होता है ना, इसलिए। इसके बाद देखिएगा ये हमारे पास दो क्लोरीन के एटम है, एक कैल्शियम का है, तो क्या बन गया CaCl2। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 2। तो आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये क्या हो जाएगा 2 6, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो ये बाहर से दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये दो डोनेट करेगा। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसको बाहर से दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बड़े आराम से इनका तो आयनिक बॉन्ड आराम से बन जाएगा। इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, और इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने इस ऑक्सीजन को दे दिया। ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए थे, उसने एक्सेप्ट कर लिया, आराम से आयनिक बॉन्ड बन गया। तो MgO। पेज नंबर 34 पर आइए। 34 पर है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी बिल्कुल इसी के जैसे बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में भी हम ये देख रहे हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो 20 का मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 8 2 2 8 8 2। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से डोनेट करेगा। ठीक है, फिर है ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 का मतलब 2 और 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आसानी से बाहर से इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो बिल्कुल मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरह ही हमारा कैल्शियम ऑक्साइड भी बन जाएगा। तो इसको भी आप बनाकर देख लो, ऐसे ही बनेगा।
तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, तो 2 डॉट्स बनाइए यहाँ पर, 2 डॉट्स याद है। ऐसे ही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में है 6, तो 6 डॉट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इसने डोनेट करा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करा, तो क्या बन गया? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब पेज नंबर 34 पर ही एक क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो सोडियम और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का आप ये देखिएगा कि फर्स्ट पार्ट है। तो अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का जो है वो है एटॉमिक नंबर 8, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स बस उतने ही दिखाएंगे, वो उतने डॉट्स लगाकर। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो सोडियम के बाहर बस 1 डॉट लगा दो। तो सोडियम का तो ये हो गया, बस 1 डॉट लगा दिया। ऐसे ही ऑक्सीजन का, उसमें आउटर मोस्ट में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड है शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन वो दिखाना है। तो वो कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में आप ये देखिएगा कि इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ तो मैं बना दूंगा सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन में प्लस। फिर हम क्या करेंगे कि एक ऑक्सीजन लिया है हमको, 1 2 3 4 5 6। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, तो क्या ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया? सोडियम तो हो गया, ऑक्सीजन नहीं हो पाया। तो हम क्या करेंगे, एक सोडियम और ले आएंगे यहाँ पर, और ये कहेंगे कि भाई आप भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दो। तो इस सोडियम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, दोनों सोडियम सेटिस्फाई। और ये एक अकेला ऑक्सीजन, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये भी सेटिस्फाई। तो क्या बन गया? सोडियम के कितने एटम आए? 2, ऑक्सीजन का 1, तो Na2O। फिर थर्ड है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो थर्ड में ये पूछ रहे हैं कि आयंस कौन कौन से प्रेजेंट है। तो आप ये कहेंगे कैटायन सोडियम 1+, और एनायन ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, तो ऑक्सीजन 2-। तो ये दोनों आयंस प्रेजेंट है। उसके बाद सेकंड है आपका टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड, पेज नंबर 34 पर। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड सिलेबस में नहीं है, ये आपको काट देना है। तो ये सबसे नीचे जो कोवेलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है ये नहीं करना हमको। पेज नंबर 35 पर आ जाइए, पेज नंबर 35 अपनी नोटबुक में नोट कर लो। पेज नंबर 35 नहीं करते, पेजेस विच शुड नॉट बी डन, तो उसमें आप लिख लीजिए एक तो पेज नंबर 35 नोट्स में, ये नहीं करना है। फिर आ जाइए पेज नंबर 36, ये भी नहीं करना है। फिर पेज नंबर 37, ये भी काट दो, नहीं करना। पेज नंबर 38 भी काट दो, 39 भी काट दो, 39 के बाद 40 भी काट दो, 41 भी काट दो। फिर जो 42 है, 42 में लिखा हुआ है ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फिर नीचे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इसमें केवल आयनिक कंपाउंड्स वाला करना है हमको, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार, अभी आप सब लोग ऑनलाइन भी हैं, अभी ऑफलाइन भी बैठे हैं, एक बार फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें करनी थी और हम छोड़ रहे हैं। देख लीजिएगा, सिलेबस है सभी के पास, मैंने ग्रुप पर डाला था क्या? हाँ, बस 1 मिनट बता रहा हूँ देखकर। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पहला टॉपिक, दूसरा है रिएक्टिविटी सीरीज, तीसरा है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, दैट्स इट। कोवेलेंट नहीं है। उसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन है। ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है चैप्टर, बस अब हमको प्रॉपर्टीज इसकी आयनिक कंपाउंड्स की और करनी है। ये जो 4-5 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, सिर्फ इतना। और उसके बाद आपको सिर्फ बस जो है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस और कोरोजन, ये करना, और कुछ नहीं। पानी दे रहा हूँ। पेज नंबर 42 पर देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, 4 प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखिएगा,
आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये पहली प्रॉपर्टी है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब अगर उनको टच करते हैं तो वो मतलब पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि एक नमक होता है या शुगर होती है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक ही चीज़ है, रिजिड सॉलिड हो गया, नहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो पाउडर को भी हम सॉलिड बोलते हैं, तो पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक। सेकंड देखिएगा, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। थर्ड है, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, शुगर का और नमक का। तो ये क्या है, अगर देखा जाए तो पाउडर है ना, लेकिन पाउडर किस कैटेगरी में आएगा, आएगा तो सॉलिड की कैटेगरी में, लिक्विड तो नहीं है कि फ्लो कर रहा हो। ठीक है, और जो है गैस भी नहीं है कि कहीं भी गायब हो जाए, ऐसा भी नहीं है। तो अगर पाउडर्ड सब्सटेंस है कोई, तो पाउडर्ड सब्सटेंस जो है वो सॉलिड की कैटेगरी में आएगा, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। सर पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? कौन सा? पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट ना कोवलेंट कंपाउंड्स में आएगा। पोलर सॉल्वेंट में ये होता है कि जहाँ पर तीन तरीके के, एक्चुअल में ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ना, इनको हम पोल्स भी बोल देते हैं, सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर वो होता तो मैं आपको बताता, पर ज़रूरत ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो उसको छोड़ दो। तो ये सारे के सारे पानी में घुल जाते हैं, चाहे नमक हो चाहे चीनी हो, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं घुलते ना? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं घुलते। ऑर्गेनिक में नहीं घुलेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ये हो गया जैसे कि शुगर केन जूस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, जैसे कि पेट्रोल हो गया, वो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो पेट्रोल के अंदर कभी भी ये चीज़ें घुलती नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो उसके अंदर नहीं घुलेंगी। फोर्थ है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और मेल्टेड बिकॉज दे कंटेन चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। क्योंकि उनके अंदर आयंस होते हैं, इस वजह से अगर उनको हम पानी में घोल देंगे या मतलब उन्हीं को पिघला देंगे तो उनके आयंस जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, और जब फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं किसी भी कंपाउंड में तो वो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टीज हुई। इसके बाद देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर एक क्वेश्चन देखिए इसी में, पेज नंबर 42 में नीचे क्वेश्चन है, इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड ए बी, एक कंपाउंड बनता है ए बी, इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड ए बी एटम्स ऑफ कैपिटल ए लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो जो ए है, ए कोई एलिमेंट है, उसके जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, यानी कि डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, वाइल एटम्स ऑफ बी गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन ईच, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड इन ए बी? एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड। प्रेडिक्ट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ए बी, तो आयनिक बॉन्ड की कोई 2 प्रॉपर्टीज लिख दो, जैसे कि ए बी विल बी अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तो ये हो गया, ए बी विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कोई 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिख दीजिए। तो यही इसका आंसर है। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है वो छोड़ दीजिए, पेज नंबर 43 पर जो है, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड का क्वेश्चन है, ये नहीं करना। ठीक है, इसके बाद है जो बिल्कुल पेज नंबर 43 पर जो सबसे नीचे क्वेश्चन है, जरा उसको पढ़ दो एक बार, उसको खुद से पढ़ दो कि वो क्या, उसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी कभी अगर मान लीजिए कभी डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में, हालांकि आएगा नहीं क्योंकि जो सिलेबस है उसमें केवल आयनिक बॉन्ड दे रखा है। अगर आ जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एक कैटायन और एक एनायन के बीच में। आप देख रहे हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2+, 2+ का मतलब क्या है कि ये कैटायन है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2-, 2- का मतलब ये एनायन है। तो कैटायन और एनायन के बीच में, और कैटायन को ही हम मेटल बोलते हैं और एनायन को ही नॉन मेटल बोलते हैं। तो कैटायन और एनायन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमेशा एनायन और एनायन के ही बीच में बनता है, उसमें कैटायन आता ही नहीं है। एनायन और एनायन के बीच में बनने वाला बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। उसमें क्या करा जाता है, उसमें ना शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये बोलते हैं टेट्रावैलेंट आयन से नहीं नहीं, टेट्रावैलेंट का तो मतलब ये हो गया ना जिसकी वैलेंसी 4 होती है, जैसे कार्बन है ना, ऐसा नहीं। एनायन और एनायन के बीच में बनने वाला बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। 1 मिनट में आ रहा हूँ।
चलिए जी, अब देखिए पेज नंबर 43 पर ही सबसे नीचे जो क्वेश्चन है वो है गिव द फॉर्मूले ऑफ द क्लोराइड्स ऑफ द एलिमेंट्स A एंड B हैविंग एटॉमिक नंबर्स 6 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है एलिमेंट A और एक दे रखा है एलिमेंट B, और वो बोल रहे हैं कि आपको A और B दोनों के क्लोराइड्स के फॉर्मूले बताने हैं, क्या क्या इनके फॉर्मूले हो सकते हैं वो बताना है। सही टू बी। हाँ, देखिएगा तो A जो है, A का एटॉमिक नंबर दे रखा है 6, A का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,4। तो 2,4 का मतलब क्या है कि भाई ये ना तो डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये शेयरिंग करेगा। इसी तरह से B की बात करते हैं, तो B का एटॉमिक नंबर है 11। 11 का मतलब 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। 2, 8 और 1 का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट कर देगा। अब जब क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2, 8 और 7, तो ये बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो मेरे काम की चीज़ बस ये है, B और Cl, बस ये मेरे काम की चीज़ है। ये जो A है इसका मेरे को कुछ नहीं करना, क्योंकि A जो है, A ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये शेयरिंग करेगा। शेयरिंग मतलब कि ये कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा, तो ये मुझे नहीं करना है। अब वो बोल रहे हैं कि विल द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू क्लोराइड्स बी सिमिलर और डिफरेंट, तो हम ये कहेंगे इन दोनों क्लोराइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होगी, क्योंकि एक बन रहा है आयनिक कंपाउंड और एक बन रहा है कोवलेंट कंपाउंड। और ये आपको समझ में आ ही रहा है कि भाई B के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जस्ट लाइक सोडियम, जस्ट लाइक पोटेशियम, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐसे डोनेट कर दिया। सर क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या ले सकते हैं? हाँ, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं? नहीं, वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही तो चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाना बहुत मुश्किल है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, मुश्किल है, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये बताना चाहिए कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यस सर। हम्म? एक्सेप्शन में भी पॉसिबल नहीं है क्या ये चीज किसमें? वो 60 डोनेट कर ले नहीं, 7 डोनेट नहीं होता। कोई एक्सेप्शन एक एक्सेप्शनल केस फास्फोरस का है कि वहाँ पर वो 5 इलेक्ट्रॉन, एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देता है। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना आपको, 10th में नहीं पढ़ना, आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। कुछ चीज़ें अभी इसलिए बता देता हूँ ना कि बड़ी क्लासेस में कभी ये ना लगे कि वो 10th वाले टीचर ने बेवकूफ़ बना दिया होगा, है ना, गलत बता दिया, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा, अब आप नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए, अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स मतलब अब हम इसके सेकंड लास्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। तो जो हमारा मेटलर्जिकल प्रोसेसेस वाला जो पोर्शन है, तो अकरेंस ऑफ मेटल्स में देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। मैं पेज नंबर 44 पर हूँ, बिल्कुल नीचे की तरफ।
Occurrence of metals. The Earth's crust is the major source of metals. Most of the metals are quite reactive and hence they do not occur as free elements in nature. तो जो अर्थ का क्रस्ट है ना, अर्थ का क्रस्ट मतलब अर्थ की जब हम खुदाई करते हैं तो उसके अंदर से ही हमको ज़्यादातर जितने भी मेटल्स हैं वो अर्थ के अंदर से ही मिलते हैं। तो अर्थ का क्रस्ट जो है वही मेजर सोर्स है सारे के सारे मेटल्स का। उसमें अब ये बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव, तो ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो फ्री एलिमेंट्स की तरह से वो आकर करते ही नहीं है नेचर में। जैसे हमने कहा कि सोडियम है, तो सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो क्या सोडियम मेरे को नेचर में ऐसे ही मिल जाएगा कि हाँ भाई ये सोडियम पड़ा हुआ है या ज़मीन की खुदाई करी मुझे सोडियम मिल गया? नहीं मिलेगा, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। हमने सोडियम की प्रॉपर्टी देखी थी कि वायलेंटली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, ठीक। तो वो जब वायलेंटली रिएक्ट करता है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो तो मतलब सोडियम के तौर पर तो मुझे मिल ही नहीं पाएगा कभी भी। वो ऑक्सीजन के साथ में हमने ओपनली रूम में भी रख दिया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो सोडियम तो नहीं मिला ना मुझे नेचुरली तो सोडियम ऑक्साइड मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आयरन लेकर आऊँ, अभी आयरन की फैक्ट्री से आयरन ताज़ा निकल कर आया है और उसको लाकर हमने बाहर रख दिया, आज रखा है, लेकिन एक दिन 2 दिन बाद जो नॉर्मल जो लोग हैं वो तो सब यही कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा काला हो गया है, तो लोहा ही है ना, सब यही कहेंगे। लेकिन होगा क्या, फिर उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर जम चुकी है, मतलब वो आयरन ना रहकर आयरन ऑक्साइड हो चुका है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए, और उससे क्या होता है, उससे धीरे धीरे जो आयरन है वो कमज़ोर होता चला जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए ही आयरन जैसे ही फ्रेशली कट पीस होता है ना आयरन का, तो उसके ऊपर वार्निश करके उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। पेंट इस वजह से कर दिया जाता है ताकि उसकी जो मजबूती है वो बनी रहे। सर आयरन को भी सर केरोसिन में डाल के रख सकते हैं ना? आयरन को हाँ रखा जा सकता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। उसके बाद देखिए, ओनली अ फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम आर फाउंड इन द फ्री स्टेट एज मेटल्स। तो कुछ ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि नॉन रिएक्टिव हैं, जो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, और वो नॉन रिएक्टिव कौन से हो गए, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ लाई करते हैं। तो ऐसे बहुत कम मेटल्स हैं जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। नहीं तो ज़्यादातर क्या है, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट मतलब अपने कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे। अब देखिएगा, कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स, नोट करके जो लास्ट लाइन लिखी है, कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट यानी कि नेटिव स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। इसका मतलब जो कॉपर और सिल्वर मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अपने कंपाउंड्स के तौर पर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, पेज नंबर 45 पर आ जाइए। All the metals which are placed above copper in the reactivity series are found in nature only in the form of their compounds। तो जितने भी मेटल्स हैं जो कि कॉपर के ऊपर लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो सारे के सारे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इस वजह से वो सारे के सारे अपनी कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। कंबाइंड का मतलब क्या है कि उनके कंपाउंड ही मिलते हैं हमको, ओरिजिनल मेटल नहीं मिलते। ओरिजिनल मेटल कैसे ऑब्टेन करे जाते हैं वो अभी हम प्रोसेस देखेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स में। फिर देखिएगा, मिनरल्स एंड ओर्स, द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। तो जितने भी नेचुरल मटेरियल होते हैं इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स, जिसमें मेटल मिले या कंपाउंड मिले, तो उन सबको हम क्या बोल देते हैं, मिनरल्स बोल देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने खुदाई करी, अब खुदाई करने पर हमको सोना मिल गया, तो सोना मिल गया तो सोने में कुछ ऐसा नहीं होता क्योंकि सोना रिएक्ट ही नहीं करता। गोल्ड का आप कोई रिएक्शन देखें, पूरी केमिस्ट्री में देखें, चाहे 10th में, 11th में, 12th में, आपको गोल्ड का कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। गोल्ड कभी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, लीस्ट रिएक्टिव होता है। गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया, तो वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में मिलता है। उसको क्या करना होता है, बस थोड़ी बहुत साफ सफाई, उस पर मिट्टी, रेत वगैरह वो जमा होता है, तो क्योंकि भाई अर्थ के अंदर से मिलेगा, तो वो जो चीज़ है उसकी साफ़ सफाई करी जाती है, सिर्फ प्योरीफिकेशन करा जाता है, बाकी और किसी तरीके का कंपाउंड नहीं बनता गोल्ड का। तो एक तो गोल्ड हो गया। दूसरा हमने ज़मीन से खुदाई करी, हमको हेमेटाइट मिल गया, तो हेमेटाइट किसका और है, आयरन का। तो आप ये देखिए, जब हमको हेमेटाइट मिल गया तो हम ये बोलेंगे कि अच्छा ये एक और हो गया। तो आयरन अपनी कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है, गोल्ड अपनी नेटिव स्टेट यानी कि ओरिजिनल स्टेट में मिल रहा है। तो ये जो चीज़ें मिलती हैं ना, ज़मीन के नीचे से मिलती हैं, चाहे वो फ्री स्टेट में यानी कि नेटिव स्टेट में मिले, चाहे कंबाइंड स्टेट में मिले, कलेक्टिवली इनको हम मिनरल्स बोलते हैं। ज़मीन के नीचे से जो भी चीज़ मिलती है कलेक्टिवली उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है सर, गोल्ड ओर में नहीं मिलता। किसमें? गोल्ड ओर में नहीं मिलता।
नहीं नहीं, गोल्ड में क्यों मिलेगा, वहाँ पर तो डायमंड मिलता है ना। हाँ, डायमंड ही तो होता है कार्बन की फॉर्म। उसमें ओर में सर अच्छा वो- और, अच्छा मुझे कोल सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं, और में नहीं मिलेगा, गोल्ड अपनी नेटिव स्टेट में ही मिलता है। सर हर और मिनरल होता है लेकिन हर मिनरल और और नहीं नहीं होता। होता, नेक्स्ट लाइन में वही बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दीज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। इन मिनरल्स से जिनसे हम मेटल्स को आसानी से निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, इनको हम ओर्स बोल देते हैं। समझ गए? जमीन के नीचे से मिलने वाली सारी चीज़ तो हो गई मिनरल्स, और जिन मिनरल्स से किसी मेटल को निकाला जा सके उन मिनरल्स को ओर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओर जो है वो मिनरल की एक ब्रांच है, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मिनरल है, सर मिनरल की सर ज्योग्राफी की बुक में दे रखी ये तो ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड के नीचे से जो भी कुछ मिलेगा वो सब मिनरल्स की कैटेगरी में आ गया। और मिनरल से जिससे मेटल बन सके, जिन मिनरल से मेटल बन सके, उनको हम क्या बोलते हैं? ओर्स। सर आपने मिनरल लिखा है। तो इसलिए जितने भी ओर्स हैं वो तो सारे के सारे मिनरल्स हैं, लेकिन क्या सारे के सारे मिनरल्स ओर्स हैं? हम ये कहेंगे नहीं, क्योंकि ओर जो है वो मिनरल का एक सब पार्ट है। तो सारे ओर्स तो मिनरल्स होंगे लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट लाइन देखिए, वही है। सो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो जमीन के नीचे मिलने वाली सारी चीज़ें, उन सबको हम क्या बोलते हैं? मिनरल। जिन मिनरल्स से मेटल्स को ऑब्टेन करा जा सके उनको ओर बोल देते हैं। सर आप वो गलत मिनरल लिखा अब अगला देखिएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में है, टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। किसी भी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने वाले जो प्रोसेस है उसी को हम एक्सट्रैक्शन बोल देते हैं। एक्सट्रैक्शन मतलब निकाल लेना, किसी चीज़ में से किसी दूसरी चीज़ को निकाल लेना। The various processes involved in the extraction of metals from their ores and refining are known as metallurgy। तो जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, एक्सट्रैक्शन के जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उन्हीं को हम मेटलर्जी बोल देते हैं। The three major steps involved in the extraction of a metal from its ore are, तो 3 steps होते हैं। पहला होता है concentration of ore। Steps involved in the extraction of a metal। Steps involved in the extraction of a metal from its ore पहला है concentration of ore। इसको हम एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोल देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको हम एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोल देते हैं। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। सर फर्स्ट स्टेप से क्या मतलब वो? बता रहा हूँ। और थर्ड है रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। अब पहला जो प्रोसेस है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमने कोई भी ज़मीन के नीचे से हमको कोई भी मिनरल मिला है और हम ये समझ गए कि ये जो मिनरल है इसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी मिनरल में से तो उसमें तीन जो हैं वो स्टेप्स होंगे। तो पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ
कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल, और तीसरा है रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। तो जो कंसंट्रेशन है इसका मतलब क्या होता है, हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कोई और मेरे को मिला ज़मीन के नीचे से, अब मैंने देखा कि वो इतना बड़ा कोई पत्थर का टुकड़ा सा है, अब हमें ऐसा लग रहा है, हमने उसमें कुछ टेस्ट करे, कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखी तो हमें लग रहा है कि हाँ इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो हमारे मन में आया कि शायद इसकी साफ़ सफाई करी जाए तो कोई मेटल मिल जाए इसमें से, क्योंकि मेटल ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हमने कहा कि चलिए करके देखते हैं, इसका कंसंट्रेशन करके देखते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि आप उसको किसी बड़े कंटेनर में डालकर, और किसी बड़े कंटेनर में डालकर आप उसको किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालें जो उसमें चिपके हुए रेत के पार्टिकल और मिट्टी के पार्टिकल, स्टोन पार्टिकल्स, लाइम, माइका, ये जो चीज़ें जो ज़मीन के अंदर मिलती हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उस पर, क्योंकि वो न जाने कितने सालों से, हज़ारों लाखों सालों से वो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है, अब आप उसके अंदर से वो सारी चीज़ें हटाना चाहते हैं। तो आपने वो सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, सारी की सारी चीज़ें जो उसमें मिक्सड थी बाहर से जो मुझे दिखाई दे रही थी, उन सारी चीज़ों को आपने रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि और अब अपने कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ गया, अब उसमें बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें नहीं हैं। तो बाकी का जितना भी ये रेत, मिट्टी, माइका, स्टोन, जितना भी कचरा है जो इसके साथ में बाहर चिपका रहता है, उस सबको हम बोल देते हैं गैंगू, GANGUE, GANGUE। तो गैंगू को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोल देते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोल देते हैं। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर मतलब ओर ही अपने रिच फॉर्म में मेरे को मिले, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं जो मिट्टी विट्टी है वो सारी की सारी आपने रिमूव कर दी, कंसंट्रेट कर दिया आपने उसको। तो देखिएगा, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थी पार्टिकल्स, पेज नंबर 45 पर हूँ मैं, बिल्कुल नीचे। तो यहाँ है the unwanted impurities like sand, rocky material, earthy particles, next पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 46। earthy particles, limestone, mica, etc. present in an ore are called gangu। तो ore में ये जो सारी चीज़ें जो प्रेजेंट हैं इन सबको हम गैंगू बोल देते हैं। बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम एन ओर, इट इज नेसेसरी टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज और गैंगू। By removing the gangu, we get a concentrated ore containing a much higher percentage of the metal। तो ये सारी जो impurities हैं इन सबको रिमूव करके मुझे ore मिल जाता है concentrated form में, उसमें metal की जो परसेंटेज होती है वो काफ़ी हाई होती है, समझ गए, ठीक। तो ये तो पहला प्रोसेस हो गया एक्सट्रैक्शन का। अब दूसरा प्रोसेस, अब मेरे पास कंसनट्रेटेड ओर आ गया है, अब कंसनट्रेटेड ओर को मेटल में कन्वर्ट करना है। For the purpose of extracting metals from the concentrated ores, we can group all the metals into following 3 categories। तो अब मैं जितने भी मेटल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा। पहली कैटेगरी होगी हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, दूसरी कैटेगरी होगी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की, मतलब ठीक ठीक है वो ठीक ठीक रिएक्टिव है, और तीसरी कैटेगरी होगी लेस रिएक्टिव मेटल्स की। तो यहाँ पर सर और मतलब जब हमारे पास सिर्फ और बचता है कंसंट्रेटेड और, तो वो खाली उसका कंपाउंड मेटल के साथ होता है। बस अब वो मेटल के साथ सिर्फ कंपाउंड है, उसके अंदर बाकी किसी तरीके की कोई इम्प्योरिटी नहीं है, वो हमने हटा दी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो जो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव के कैटेगरी में 5 मेटल्स आते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे ये सारे। उसके बाद फिर आप देखिएगा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में 4 मेटल्स आएंगे, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। क्या पीटी कौन से? पीटी प्लेटिनम, प्लेटिनम। उसके बाद देखिएगा कॉपर और मर्क्यूरी। कॉपर और मर्क्यूरी जो हैं ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हो गए।
सर कॉपर तो मॉडरेटली वाली हाँ, ये कॉपर जो है ना, कॉपर दोनों तरीके से मिलता है हमको। कई जगह हमको कंबाइंड स्टेट में भी मिलेगा और कई जगह हमको फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट में भी मिलेगा। तो इसको लेस रिएक्टिव मेटल बोलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब घर पे अगर बाबा दादी वगैरह कुछ आपको ज्ञान की बातें बताते हो और आप सुनने में इंटरेस्टेड हो, तो जरा उनसे पूछना कि कॉपर के बर्तन में खाना तो खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, दूध क्यों नहीं पी सकते उसके अंदर? वो रिएक्ट कर जाता है। तो कॉपर की प्रॉपर्टी होती है कि कॉपर कभी कभी किन्हीं किन्हीं एलिमेंट्स के साथ में तो रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल जितने भी फूड आइटम्स हैं, अगर उनको हम खा रहे हैं, मान लीजिए उसमें दाल रोटी सब्जी रखकर हम खा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉपर जो है वो मिल्क के साथ, अगर हम दूध पी रहे हैं उसमें, तो वो रिएक्ट कर जाता है। ये कहते हैं कि पॉइजनस सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है ना। तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसमें जो भी है लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जो भी बनाता है, ठीक है। तो वो नहीं पी सकते। हाँ, अगर उसके अंदर आप पानी डालकर पिएंगे तो पानी के लिए बताते हैं कि पानी की प्रॉपर्टीज़ और इम्प्रूव हो जाती हैं। तो पानी को तो इनफैक्ट सजेस्ट किया जाता है कि कॉपर के बर्तन में डालकर पीना चाहिए। तो आप कॉपर में डालने से क्या होता है सर पानी? वो कॉपर के आयंस उसके अंदर टूटकर मिल जाते होंगे ना, तो कॉपर के आयंस बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। सर कॉपर दोनों में कैसे है? हाँ, दोनों में कैसे है, मॉडरेटली और लेस? यहाँ वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडरेटली रिएक्टिव का मतलब क्या है कि कभी कभी तो कंबाइंड स्टेट में भी मिलेगा और कभी कभी क्या है कि वो लेस रिएक्टिव कैटेगरी में वैसे भी मिल जाएगा, नेटिव स्टेट में मिल जाएगा। फिर दो हैं, तीन और हैं, इनके बारे में तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, दे आर फाउंड इन नेटिव स्टेट। ये जैसे हैं वैसे ही मिलते हैं, फाउंड इन नेटिव स्टेट। सर गैंग तो इनके भी साथ में लेकिन हाँ, गैंगो इसी के साथ में भी है, लेकिन क्या है कि उसको रिमूव करते ही एकदम लोगों की आंखों में चमक आ जाती है कि अरे वाह चांदी, अरे वाह सोना, ठीक है। तो वो चीज़ें एकदम से चमचमाती हुई दिखाई देती हैं। अच्छा, अगर किसी का कोई खेत होता है और खेत में अगर कोई हल, तो खैर अब कौन चलाता है, ट्रैक्टर से सब लोग करते हैं, तो अगर उसकी खुदाई चल रही है तो उसमें अगर सोना निकल आता है, तो सोने पर जो असली हक होता है वो गवर्नमेंट का होता है, कंट्री की गवर्नमेंट का होता है। हालांकि लोग लेकर भाग जाते हैं उसको, कोई कहीं भाग जाता है, कोई कहीं भाग जाता है, फिर उसके बाद पुलिस उनको ढूंढ कर लेकर आती है, फिर उनसे सोना निकलवाते हैं। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आपको देना है। इसकी भी एक रीज़न है, मतलब इसमें कुछ गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट जो करेंसी नोट छापती है ना, जो करेंसी नोट छापती है, नोट जो होते हैं, तो वो जो नोट हैं वो उतने ही छापती है जितना गवर्नमेंट के पास गोल्ड रिजर्व है, उससे ज़्यादा नहीं छाप सकती। और इसी चीज़ से पता चलता है कि कौन सा कंट्री कितना रिच है और कौन सा कंट्री कितना पुअर है। भाई कुछ तो ऐसा रीज़न होगा ना कि अमेरिका की जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके पास गोल्ड ज़्यादा है, हमारे पास गोल्ड कम है। वो दूसरी बात है कि धीरे धीरे गोल्ड रिजर्व हमारा बढ़ रहा है, करप्शन कम हो रहा है, गोल्ड रिजर्व बढ़ रहा है ना। जब गोल्ड मिलता है ना तो उसको करप्ट नेता खा जाया करते थे, अब वो करप्ट नेता जेल के अंदर है और कुछ लोग जाने वाले हैं। तो इसलिए हो सकता है कि कंट्री हमारा भी अच्छे लेवल पर आ जाए कुछ टाइम। खैर छोड़िए इन चीज़ों को, अब देखिएगा अगला जो है ना। हाँ, अभी तक ग्रो हो रहा है कि इंडिया का गोल्ड का, तो सर अभी रुपीस की प्राइस गिर क्यों रही है? किसी एक करेंसी के कंपैरिजन में गिर गई है सिर्फ, सर डॉलर बस। यूरो के कंपैरिजन में बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो हमारी जो करेंसी है उसका सीधा सीधा मुकाबला डॉलर के साथ है। इसका मतलब ही ये है कि हम बहुत मजबूत इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। नहीं तो पहले तो हमारा तो बहुत पीछे थे पहले, मतलब करेंसीज बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल आप चाइना की करेंसी देखिए या दिनार से कंपेयर करिए, और बहुत सारी हैं, रूबल से कंपेयर करिए, तो उसमें धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती है। सर ऐसे तो सर चाइनीज और जो जापानीज में करेंसी यूज होती है उनका वो बहुत बड़े बड़े प्राइसेस चले जाते हैं। नहीं तो अब मैं समझ नहीं रहा हूँ कि बड़े बड़े सर उसमें कैसे मतलब यॉन्ग्स में बहुत कैसे कोरिया की 1 लाख यॉन्ग, वो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जो कंट्री के वेलफेयर में जो गोल्ड यूज़ होना चाहिए, जो पैसा यूज़ होना चाहिए, वो अगर किसी एक पर्सन के अकाउंट में जमा हो जाए और वो भी स्विस अकाउंट में जमा हो जाए, तो उससे फिर कंट्री का भला नहीं होता। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वजह से धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि अब लोगों को डर है, अब लोगों को डर है, बेईमानी करते हुए लोग सोचते हैं, 10 बार सोचते हैं। खैर चलिए, उसके बाद जो ये एक्सट्रैक्शन है आपका हाईली रिएक्टिव मेटल्स का, ये आपका थोड़ा सा ही पोर्शन इसका बचा हुआ है। एक क्लास बच रही है, एक क्लास में ही खत्म हो जाएगा, एक से भी कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में करवाता हूँ इसको कंप्लीट। और
आप लोग प्रिपेयर रहिए, मैंने आप मैसेज भी कर दिया था कि फ्राइडे को आपका टेस्ट है। तो कल की क्लास में आप अपनी शीट्स ले लेना, आधे बच्चों की हो भी गई है चेक, ठीक है, बाकी की बची हुई है, कल की शीट, कल आप शीट्स ले लेना अपनी, परसों टेस्ट है।